जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी के कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, चाहे पेट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे यूपीएससी दीजिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पर आपको ये आर्टिकल्स किसी न किसी रूप में किसी न किसी क्वेश्चन में ज़रूर पॉलिटी में देखने को मिलता है, या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से डिराइव होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोग इन आर्टिकल्स को एकदम इजी वे में देखने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए प्रिंट हो जाए, छप जाए। सबसे पहले है आर्टिकल 245, केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध पार्ट 11 में हम पढ़ते हैं उसी का ये एक हिस्सा है, ये अनुच्छेद है। देखिए इसमें क्या लिखा है, आर्टिकल 245 क्या लिखा हुआ है कि एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। मेन जो यहाँ पर हाईलाइट है, जहाँ पर आपको फोकस करना है, वो देखिए लिखा है कानूनों का विस्तार, यानी कि एक्सटेंट ऑफ लॉज। इसका क्या मतलब है, चाहे संसद हो चाहे आपके राज्य के विधानमंडल हो, वो कभी भी कानून बनाते हैं तो कितने दूर तक कानून बना सकते हैं, क्या उनका अधिकार क्षेत्र है, यानी हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, अधिकार क्षेत्र। कहाँ तक कानून बनाने के लिए अलाउड है, क्या लखनऊ में बैठे बैठे भोपाल तक का कानून बन सकता है? इसका आंसर है नहीं। उत्तर प्रदेश की जितनी सीमा होगी उतना ही उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून वहां तक लागू होंगे। बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। तो संसद अगर कानून बनाएगा तो पूरे भारत के लिए बना सकता है या फिर भारत के किसी हिस्से के लिए बना सकता है। पहले हम किस किस मुद्दे पे कानून बना सकता है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम एक स्केच खींच रहे हैं, ढांचा बना रहे हैं, एक रफ मैप की अच्छा अपना ये भारत है तो हाँ संसद अपने पूरे भारत पे कानून बना सकते हैं। और हर एक राज्य, जैसे अपना ये यूपी है तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा तक अपने कानून बनाने के लिए सीमित है। बस इतनी सी बात है, बाकी आपको पढ़ना है आराम से पढ़िए, इतनी सी केवल बात है। तो आर्टिकल 245 बस इतना बोलता है। अब हमने एक बार ढांचा बना लिया कि अच्छा संसद पूरे देश पे कानून बना सकता है और राज्य विधानमंडल जो है वो सिर्फ अपने राज्य में भी कानून बना सकता है। अब आएगा असली सवाल कि अगर संसद पूरे देश में कानून बना सकता है तो पूरे देश में राज्य भी तो है, तो भाई उसको थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए, चीज़ों को स्पष्ट करिए कि फिर कौन कौन से मुद्दे पे संसद कानून बना सकता है और कौन कौन से मुद्दे पर, कौन कौन से सब्जेक्ट पे राज्य के विधानमंडल कानून बना सकते हैं। अब आपको अगला स्टेप यही सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए आर्टिकल 245 के बाद अगला कौन सा आर्टिकल आता है, 246। आर्टिकल 246 है। अब इसमें हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे सही तरीका ये अपनाया गया कि देखिए 3 लिस्ट बना देते हैं, 1, 2 और 3। जो लिस्ट 1 होगा उसमें हम उन सब्जेक्ट्स को रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। तो सिर्फ संसद जो है अपनी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। लिस्ट 1, इसका हम क्या नाम देंगे, यूनियन लिस्ट। लिस्ट टू में बोला गया ये वो लिस्ट है जिसमें राज्य के विधानमंडल, इसमें उन मुद्दों को, उन सब्जेक्ट्स को हम रखेंगे, उन विषयों को रखेंगे, मुद्दे नहीं विषय होगा हिंदी में अगर एग्जैक्ट हम करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस करें, तो उन विषय और उन सब्जेक्ट्स को हम इस लिस्ट 2 में रखेंगे जिसमें राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। और तीसरा क्या होगा, तीसरा वो रखिए जिसपे राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। अब यहां सवाल उठता है फिर लागू किसका होगा, तो लागू केंद्र सरकार का हो जाएगा। और इसके बारे में हम एक बार डिटेल, जब और भी हम आर्टिकल्स को देखेंगे तो इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स और हैं, उनको भी देखेंगे। फिलहाल आप एक रफ तरीका समझिए। 3 लिस्ट आपके सामने बना दिया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब समवर्ती सूची। 3 तरह की सूची आपको देखने को मिलेगी, किसमें, आर्टिकल 246 में। क्योंकि 245 में 245 अनुच्छेद में आपने एक ढांचा खींचा कि संसद पूरे देश में कानून बना रही है और राज्य विधानमंडल जो है वो सिर्फ राज्य में कानून बना रही है। उसके बाद अगला अनुच्छेद कौन सा आया, 245 के बाद 246 में आपने क्या बोल दिया कि 246 में बोला कि चलो 3 तरह की लिस्ट होगी, 3 तरह की सूची होगी। एक में यूनियन लिस्ट होगी जो सिर्फ केंद्र सरकार, संसद कानून बना सकती है इन विषयों पर। उसके बाद हो जाएगा लिस्ट 2 जिसमें सिर्फ राज्य सरकार, जो राज्य के विधानमंडल है वो कानून बना सकती है उन विषयों पर। और तीसरा आप रखेंगे समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। और ये तीनों लिस्ट 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में रखा गया है। स्केड्यूल्स आपको पता होना चाहिए, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लूसेंट वगैरह देखिए हमेशा पढ़ते रहा करिए, स्टैटिक चीज़ें आपकी नॉर्मल सी कवर हो जाएंगी।
क्या हमें सिर्फ इतना जानना हमारे लिए मतलब काफ़ी है? नहीं। एग्ज़ाम में ये पूछता है, कभी कभी एकदम बेसिक सा पूछ देंगे ये लोग, लेकिन कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट में अब 59 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 66 थे। कॉन्करेंट लिस्ट में अब 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे। यानी 5 ऐसे समवर्ती सूची में कुछ विषय रहे होंगे जिनको कानून के माध्यम से संसद ने अधिनियम पारित करके, अमेंडमेंट एक्ट करके इसको समवर्ती सूची से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, और ये यूनियन लिस्ट में ट्रांसफ़र हुआ था। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है। ये हैं आपके 5 सब्जेक्ट्स, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यानी वो जो संविधान का जो वो संशोधन अधिनियम है, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके तहत एजुकेशन यानी कि शिक्षा, फॉरेस्ट यानी कि वन, वेट्स एंड मेजर्स यानी कि बाट और माप, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी कि जंगली जानवर और पक्षी, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय प्रशासन, ये 5 ऐसे समवर्ती सूची में शामिल विषय या टॉपिक, ये सब्जेक्ट्स थे जिनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत भारत सरकार ने, उस समय जो संसद था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इसको समवर्ती सूची से, कॉन्करेंट लिस्ट से उठा के यूनियन लिस्ट में, केंद्र की सूची में। इतना आपको समझ में आ गया। यहां से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यह है आर्टिकल 249। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टॉप 10 निकाला जाए, टॉप 20 निकाला जाए अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें यह आर्टिकल 249 जरूर शामिल होगा। इसमें क्या है, राष्ट्र हित में, देखिए ये आपको एक जगह और मदद करता है। जब भी मेंस का एक बार क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा को वो कौन कौन से स्पेशल पावर मिले हैं संविधान की तरफ से जो कि लोकसभा को नहीं मिला है, उसमें ये भी इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 249। क्यों आर्टिकल 249 है इंपॉर्टेंट? क्योंकि राज्यसभा, देखिए राष्ट्र हित में अगर आप कानून बनाना चाहते हैं स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट में, राज्यों की सूची के विषय पर अगर आपको कानून बनाना है, तो संसद के पास तो अधिकार है नहीं, अभी हमने पीछे देख लिया। तो कैसे बनाएंगे? तो राज्यसभा के 2/3 सांसद अगर एक प्रस्ताव पारित करते हैं, एक रिजोल्यूशन पारित करते हैं, ये अपने प्यारा सा राज्यसभा है, इसमें अपने सांसद महोदय लोग हैं, 2/3 जितने सांसद महोदय मौजूद हैं उनके 2/3 मौजूदा सांसदों की वोटिंग होनी चाहिए, एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित में हमें कानून बनाना है राज्यों की सूची में, राज्यों की सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में हम नहीं बना सकते हैं। अगर ये राज्यसभा ने मंजूरी दे दी तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर उन विषयों पर कानून बना सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 249। तो 250 अपने सांसद महोदय लोग होते हैं राज्यसभा में। मान लीजिए उस दिन 210 लोग मौजूद थे, तो 2/3 210 का आप निकालेंगे तो 140 हो जाएंगे। यानी कि 210 सांसद अगर बैठे थे राज्यसभा में, तो 140 कम से कम सांसद प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने चाहिए कि हाँ, राज्य की देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि हम कानून बनाएं राज्यों की सूची के विषय पर, यानी कि स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाना जरूरी हो गया है देश हित में। मान लीजिए पुलिस के ऊपर ही बनाना है, हमें एकदम मॉडर्न पुलिस बनाना है, लेकिन स्टेट्स नहीं बना रहे, तो राज्यसभा अगर परमिशन दे देंगी तो काम हो जाएगा। आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक चीज और है। मान लीजिए ये कानून बन गया, तो क्या ये कानून हमेशा के लिए रहेगा जब तक कि संसद खुद न हटा दे कानून को? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर इस अनुच्छेद के तहत, इस आर्टिकल के तहत कानून बनेगा, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कानून सिर्फ 1 साल के लिए वैध होगा, 1 साल के लिए लागू होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से कानून पास करिए, उसके बाद फिर से प्रस्ताव पारित करिए। 2/3 सांसद मौजूद जो रहेंगे, जितने मौजूद सांसद रहेंगे राज्यसभा में, 2/3 से फिर से पारित करवाइए प्रस्ताव, रिजोल्यूशन, फिर अगले 1 साल के लिए लागू होगा। रिपीट करिए। अगर आपको हमेशा कानून चाहिए, तो मॉडल पुलिस चाहिए, तो हर साल कानून बनाइए, फिर ऐसे लागू करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 253। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर कर दिए, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, कोई ट्रीटी है, और संसद को ये लग रहा है कि भारत सरकार ने तो जाके दूसरे देश में या हामी भर दिया किसी अग्रीमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे,
लेकिन जब कानून बनाने की बात आई तो पता चला कि वो विषय तो राज्यों की सूची में मौजूद है, यानी कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है वो, जिस पर भारत सरकार जाके हस्ताक्षर करके आई है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब आप सोचिए, अगर ऐसा प्रावधान नहीं होता संविधान में तो ऐसे तो भारत की बेइज्जती हो जाती। ये लोग कहते हैं कि भाई इतनी ताकत ही नहीं है, भारत सरकार नाम की भारत सरकार की ताकतवर है, राज्यों के दबाव में काम करती है, उसके पास है ही नहीं ये पावर। वो तो सोचेगी पहले कि ये विषय मेरे पास है कि नहीं है, यूनियन लिस्ट में है कि नहीं, केंद्र की सूची में है कि नहीं है ये विषय, तब जाके वो हस्ताक्षर करेगी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर। तो इसीलिए ये पावर दिया गया संसद को कि अगर आप किसी विषय पर, किसी भी विषय पर, चाहे वो आपके केंद्र सूची में हो, यूनियन लिस्ट में लिखा हो, या फिर वो विषय या वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में लिखा हो, आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझौता कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं और आपको लागू करना है देश में, तो आप आर्टिकल 253 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत ये अधिकार रखते हैं कि आप लागू कर सकते हैं। याद रखिएगा, राज्य की सूची में भी अगर वो विषय शामिल होगा तो भी संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। लेकिन कब? सिर्फ और सिर्फ शर्त ये है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौता है जिस पर आपने हस्ताक्षर किए, सिर्फ उसको लागू करने के लिए आपको छूट दिया जा रहा है कि आप राज्यों की सूची में लिखे हुए विषय पर कानून बना सकते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अन्यथा आपके पास, संसद के पास अधिकार नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में कि राज्यों की सूची में जो लिखे गए विषय उन पर आप कानून बनाइए। सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समझौते या हस्ताक्षर जो आप करके आए उसको लागू करने के लिए, संधि को लागू करने के लिए आपको ये छूट दी जा रही है। क्लियर हो गया ये बात? एक आर्टिकल और है, दो आर्टिकल और है। एक है आर्टिकल 266, खूब अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो हमें पता होना चाहिए, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। आर्टिकल 266 में अनुच्छेद 266 में दो क्लॉज है, आर्टिकल 266 क्लॉज 1 और आर्टिकल 266 क्लॉज 2। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं संचित निधि, समेकित निधियां, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 266 क्लॉज 2 जो है वो लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। सवाल ये उठता है अब, चलिए ठीक है, एक लाइन मान लीजिए एग्जाम में आपसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि आर्टिकल 266 क्लॉज 1, आर्टिकल 266 क्लॉज 2 पब्लिक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड से जुड़ा हुआ है, आपने मार दिया, मार्क कर दिया सही। अगला स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल है, कौन सा ऐसा पैसा है जो पब्लिक अकाउंट्स में जाता है, क्या डिफरेंस है, क्यों दो तरह का अकाउंट बनाया गया है। अब आप यहाँ पे बेसिक एकदम डिफरेंस समझिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो सारे पैसे जो भारत सरकार के पास जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार अपने आप को मालिक समझ रहा है। मालिक समझने का मतलब ये है कि भारत सरकार को किसी को वो पैसे वापस नहीं करने हैं, चुकता नहीं करने हैं, वो अपने हिसाब से खर्च करेगी अलग अलग परियोजनाओं पे, अलग अलग चीज़ों पे। वो भारत सरकार की बाध्यता नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि उस पैसे को उनको लौटाना है। तो वो सारे पैसे भारत सरकार के संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे। और वो पैसे जो भारत सरकार के ऊपर कंपल्शन है, भारत सरकार के ऊपर प्रेशर है कि आपको वो पैसे देने ही देने, क्योंकि वो जिम्मेदारी है, आप मालिक नहीं है, आप बैंकर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे बैंक में आपने पैसे जमा किए तो बैंक मालिक नहीं हो जाता कि पैसा जमा किए, जाओ बेटा भूल जाओ, अब वो मेरा पैसा है। नहीं, बैंक की जिम्मेदारी होती है कि आपने जो पैसा जमा कराया है तो वो पैसा, जिम्मेदारी है कि ब्याज सहित आपको वापस करें। तो उन पैसों के लिए वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा भारत सरकार का, इस तरह का पैसा, क्योंकि वहां पे भारत सरकार बैंकर की तरह काम कर रही है। एग्जाम्पल, प्रोविडेंट फंड, पीएफ कटता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो आप, प्राइवेट सेक्टर में हो, आपका पीएफ कटता है, वो पैसा जाता है सरकार के पास, तो सरकार उसके लिए बाध्य है, कंपल्शन है सरकार के ऊपर, बाध्य है कि वो पैसा आपको लौटाएगी समय के साथ। तो ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाएगा। इसी तरीके से राज्य में भी लागू होता है यही नियम। और वो सारे पैसे, जैसे भारत सरकार ने लोन लिया या भारत सरकार को टैक्स का पैसा गया, अब जाके बोल सकते हैं टैक्स दिए थे वो पैसा दो हमको, मेरा पैसा है वापस करिए। तो भारत सरकार बोलेगी क्या है ये, क्या मजाक है। ठीक है, वो टैक्स का पैसा आप दिए, वो टैक्स का पैसा आपको रोड, रेलवेज, डेवलपमेंट, अलग अलग तरीके से वापस किया जाता है देश में। ये थोड़ी है कि 20,000 रुपये आप टैक्स दिए तो 20,000 रुपये वापस करिए मेरा हर महीने का, ये तो होता नहीं है। तो वो सारे पैसे के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है वापस करने के लिए। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, संचित निधि में जाएगा।
और पब्लिक जो प्रोविडेंट फंड है, जो पब्लिक का पैसा है जिसको वापस करना ही करना है, कंपल्शन है आपके ऊपर, बाध्यता है, वो कहाँ जाएगा? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाएगा। बस इतना सा अंतर है। एक के लिए वो बैंकर है तो वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में पैसा जाएगा, एक पैसे के लिए भारत सरकार मालिक की तरह है, वो वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने हिसाब से खर्च करेगी अलग अलग विकास चीज़ों पे, विकास परियोजनाओं में, सैलरी में, उसमें वो हो जाएगा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा। और एक लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 267 क्लॉज 7, आर्टिकल 267। आर्टिकल 267 क्या है? आपने पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया की बात कर लिया, आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर लिया। अब कंटिजेंसी फंड के बारे में हम बात करेंगे। कंटिजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी फंड, आपातकाल की स्थिति में आपके पास पैसे कुछ होने चाहिए। आप जोड़ के रखते हैं ना अपने घर में भी 2000, 5000, 10,000 अपने अपने हिसाब से जो भी आपके पास सेविंग होती है, कि जैसे ही कुछ सिचुएशन कभी ऊंच नीच हो गया तो तुरंत ये पैसा हम बिना इधर उधर से सोचे निकाले मेरे पास होना चाहिए और तुरंत हम लगा देंगे। यही भारत सरकार भी पैसा मेंटेन करती है। संविधान ने ये चीज़ प्रावधान बनाकर लिखा हुआ है और इसे हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट भी इसी तरीके से दिया गया है। तो ये कहलाता है आकस्मिकता निधि। अचानक से कोई सिचुएशन आ गया, दुर्भाग्यवश बहुत बड़ा कोई त्रासदी आ गया, वो त्रासदी आ गई तो उसके लिए भारत सरकार को तुरंत पैसे रिलीज करने पड़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि संसद बुलाया जाएगा, पारित कराया जाएगा, 2 दिन के अंदर, कुछ घंटे के अंदर पैसा चाहिए। अब संसद बुलाएंगे, फिर पारित कराएंगे, फिर पैसा निकालेंगे, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। आपके पास समय नहीं है, आपको तुरंत पैसा आपके पास होना चाहिए, फट से निकाल के उसको तुरंत देना है। तो ये है आपका कंटिजेंसी फंड। और ये कंटिजेंसी फंड के लिए संविधान ने बोला है कि संसद कानून बनाकर समय समय पे अपना उसमें डिफाइन कर दे कि कितना पैसा होना चाहिए, क्या है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से समय समय पे पैसे की ज़रूरत बदल सकती है। देश आज़ाद हुए तो 1947 में, उस समय अगर एक अमाउंट रख दिया जाता कि 1 करोड़ होना चाहिए अकाउंट में, अब आज भी 1 करोड़ है, तो आज 1 करोड़ की क्या कीमत है? उस समय तो 1 करोड़ शायद 100 करोड़ के बराबर था। आज आपके पास 1 करोड़ रुपया अगर है भारत सरकार के पास, तो 1 करोड़ में क्या हो जाएगा? अगर बड़े लेवल पर कोई त्रासदी आई है तो करोड़ों, 100 करोड़ खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए उस समय जो लिमिट थी 1 करोड़ के आसपास थी, और 2005 के आसपास जहाँ तक है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, एक इंटरेस्ट के तौर पर है, 2005 के आसपास कंटिजेंसी फंड में पैसे में थोड़ा सा बढ़ाया गया था लिमिट को, शायद 5 करोड़ के आसपास ले गए थे, और फिलहाल जो है वो 500 करोड़ की लिमिट है। 2021 के बजट में ये प्रपोज किया गया था कि 30,000 करोड़ कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल 500 करोड़ ही है जहाँ तक है ये चीज़। तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जो पैसा है वो कैसे निकालेंगे, तो भारत सरकार को तुरंत पैसा चाहिए, और तो ये राष्ट्रपति जी के अंतर्गत इस पैसे को रखा गया है। कहने का अर्थ वही है कि राष्ट्रपति जी के अंतर्गत है, लेकिन केंद्र सरकार कभी भी पैसा निकाल सकती है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 क्या बोलता है। पहला है, इसमें 2 क्लॉज है ना, आर्टिकल 74 है, तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्लॉज 2, 74 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करेंगे। मतलब उनका जो कार्य होगा, वो जो जिम्मेदारी निभाएंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाएंगे, वो मंत्री परिषद समूह के मदद, उनकी सलाह पे, जो एडवाइस होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, मंत्री परिषद का जो एक सलाह होगा, सामूहिक सलाह, और उनके प्रधानमंत्री हेड होंगे, तो उस सलाह पे इनको कार्य करना है। यही संवैधानिक तरीका है। आर्टिकल 74 ये बोला गया था, ये जो बात बोली गई थी, ये है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इस बात को क्लियरली लिखा गया था। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जब आया, तो उस संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या किया, 74 क्लॉज 2 ऐड किया और बोला कि अगर राष्ट्रपति जी को ये लगे कि जो भी मंत्रिपरिषद ने एक हमें सलाह दिया है प्रधानमंत्री के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, मंत्रिपरिषद के समूह के, तो अगर मेरे पास सलाह आता है, राष्ट्रपति जी के पास सलाह आता है, और उनको लगता है कि एक बार इस सलाह पे पुनर्विचार होना चाहिए, रिकंसिडर होना चाहिए इस एडवाइस को, तो वो उस फाइल को, उस एडवाइस को दोबारा पुनर्विचार के लिए बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद समूह को, एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो भी मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन होगा, राष्ट्रपति जी को उस बात पे मुहर लगाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति जी को आपको पद से हटाना है, उनके खिलाफ महाअभियोग लाना है,
तो आपका एक ही ग्राउंड है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का हनन अगर वो कर रहे हैं, बस यही एक ग्राउंड है, यही एक तरीका है जिस पर आप राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं, महाभियोग कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई ग्राउंड नहीं दिया है संविधान ने। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस पे आया होगा, और अब एक बार देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।